हेलो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल एनालिसिस के नेक्स्ट लेक्चर में आ जाइए। हम लोग पिछले लेक्चर में प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के बारे में पढ़े थे। इस लेक्चर में अब प्योरली इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए जो सेकंड पार्ट आपका शुरू हो रहा है वो है प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट ये शुरू हो रहा है। ठीक है, considering an alternating voltage, considering an alternating voltage Vt applied to a pure inductor, to a pure inductor, to a pure inductor of inductance L, and let IT be the resulting current, be the resulting current, IT be the resulting current. सर्किट डायग्राम CKT यानी सर्किट डायग्राम shown as below। देखो यहाँ पे प्योरली इंडक्टिव सर्किट हमने बनाई। यहाँ पे ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज का नोटेशन कुछ इस तरह से होता है। जो आपकी डीसी करंट होती है उसमें बैटरी की तरह होता है, यहाँ पे ऐसे नोटेशन देते हैं हम लोग। वोल्टेज VT है और करंट इसमें जो फ्लो हो रही है वो IT है। ठीक है, नाउ फ्रॉम किरचॉफ लॉ, जो VT होगा वो IT इंटू R के बराबर होगा। ये किसके लिए है? ये रजिस्टर के लिए है। यहाँ पर क्या होता है, जो वोल्टेज इसके क्रॉस ड्रॉप होता है वो किसके बराबर होता है? LdI/dt। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग, ये भी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाउ इन वेक्टोरियल फॉर्म या वेक्टर फॉर्म, आपको पिछले केस में बताया था जैसे आपका स्केलर फॉर्म में लिखा गया उसको डायरेक्ट हम लोग स्किप आउट करके वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। पिछले केस में हमने अच्छे से बताया हुआ था कैसे करते हैं। यहाँ पे वो बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट स्किप करेंगे। वेक्टर VT या वेक्टर V कहो सिंपल, टाइम डिपेंडेंट तो है ही ये, इक्वल टू LdI/dt ऐसे कर दिया। ठीक है, यहां पे इस तरह से चेंज हो जाएगा। नाउ DI/dt का फॉर्मेट अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा? DI/dt जो हमने किया था हियर, इसके बारे में लिख लीजिएगा। हियर वेक्टर V इक्वल टू V0 e टू द पावर j ओमेगा t एंड वेक्टर I इक्वल टू I0 e टू द पावर j ओमेगा t प्लस फाई। कुछ फेज डिफरेंस यहाँ पे आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा वहां पर भी था पर फेज डिफरेंस जो आया था वो 0 हो गया था। ठीक है, पर यहाँ पे फेज डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, तो DI/dt अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो वेक्टर V जो होगा वो कैसा लिखा जाएगा? Lj ओमेगा इंटू वेक्टर I। करंट I का आप करिए, पिछले हमें डिफरेंशियल और इंटीग्रल बताया पिछले लेक्चर में, यहां पर भी वैसे करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो V/I वेक्टर V अपॉन वेक्टर I जो होगा वो क्या हो जाएगा? j ओमेगा L।
यहाँ देखो दो वेक्टर का हमने क्या ले लिया है, डिवीजन, जबकि पॉसिबल ऐसा होता नहीं जनरली, वेक्टर कभी डिवाइड नहीं होता। पर यहाँ पे हम लोग समझने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, कैसे उनको हम लोग जे ओमेगा एल को हमने एक्सएल नाम दे दिया, वेयर एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। ठीक है, नाउ करंट in the circuit will be वेक्टर आई, ये किसके बराबर हो जाएगा देखो, 1 बाई जे एक्स एल इंटू वेक्टर बी, कुछ इस तरह से। ठीक है, और वेक्टर बी का अगर आप फॉर्मेट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या होगा, एक्सएल की जगह पे यहाँ पे ओमेगा एल ही रहने दो अभी, ऐसे लिख से कोई बात नहीं, एक्सएल की जगह ओमेगा एल ही रहने दूं। वन बाई जे ओमेगा एल, वी की जगह पे क्या होता है, वी नॉट ई टू दी पावर जे ओमेगा टी है, मान लो वोल्टेज कुछ इस तरह से है। ठीक है, यहाँ पे देखो जे से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, जे स्क्वायर -1 होता है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस जे ओमेगा एल वी नॉट ई टू दी पावर जे ओमेगा टी, ऐसे यहाँ माइनस साइन के साथ लिख दिया जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट में चले जाओ और आगे, इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान दो, माइनस जे को आप लिख सकते हैं कुछ, माइनस जे को आप लिख सकते हैं ई टू दी पावर माइनस जे पाई बाई 2 अपान ओमेगा एल, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ये हो जाएगा वी नॉट ई टू दी पावर जे ओमेगा टी। देखो ऐसा कैसे लिख सकते हो, ई टू दी पावर जे थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, ऐसे ही तो होता है, ई टू दी पावर माइनस जे थीटा कॉस थीटा माइनस, क्या बताऊं यार, मिटाना कुछ और मिटा दिया, माइनस जे साइन थीटा। अगर ई टू दी पावर माइनस जे साइन थीटा, यहां पे माइनस जे कैसे बचा रहेगा, जब थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाए तो यहाँ पे cos पाई बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे sin पाई बाई 2 हो जाएगा, cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 हो जाती है, sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 इंटू माइनस जे क्या बचेगा, केवल माइनस जे, यानी माइनस जे की जगह पे थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 यहाँ पे पुट कर दें तो ये वैल्यू लिख सकते हैं, ऐसे हमने लिख दी है। ठीक है, कुछ इस तरह से हमने वैल्यू लिख दी है, हो गई। अब इसको यहां पे कंपनसेट कर दें तो ऐसे कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई ओमेगा एल इंटू वी नॉट ई टू दी पावर, जे यहां पे आ जाएगा तो जे ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं। देखो वी नॉट बाई ओमेगा एल जो होता है वो होता है आई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, इसी को तो बोलते हैं ओमेगा एल जो है यहाँ पे इक्वल टू एक्स एल, इसको बोलते हैं हम लोग, नाम क्या देते हैं देखो, इसको हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस। ठीक है, या रिएक्टेंस के शायद नाम से जाना जाता है, एक मिनट हम बता रहे हैं आपको। इंडक्टिव रिएक्टेंस नाम दिया गया है, जे एक्सएल जो है आपका, या एक्सएल जो ओमेगा है, ओमेगा एल ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है। ठीक है, इसको आई नॉट ई टू दी पावर जे ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये आ गया फॉर्मेट आपके वेक्टर आई का, जो हम लोग लिखने जा रहे थे, यहां से ऐसे 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 लिखते यहां तक पहुंच गए हैं। ठीक है,
ये फॉर्मेट आ गया वेक्टर आई का, आई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, हियर XL is called inductive reactance of the circuit। ठीक है, नाउ वेक्टर डायग्राम of the current and voltage is shown as। पिछले केस में देखो वेक्टर डायग्राम में करंट वाले को थोड़ा सा छोटा दिखाया गया पर उसी डायरेक्शन में, क्यों? क्योंकि वोल्टेज में आर का डिवाइडेशन हो जा रहा था। ठीक है, तो करंट वोल्टेज से थोड़ी कम आती है। यहाँ पर भी वही है, ओमेगा एल एक्सएल का डिवाइड हो जा रहा है और फेज भी अलग है, इसका मतलब डायरेक्शन तो एक होनी नहीं है, डायरेक्शन होगी डिफरेंट। कैसी होगी, चलो बना के देखें। एक रियल एक्सिस बनाओ, एक इमेजिनरी एक्सिस बनाओ। ये हो गई रियल एक्सिस, एक इमेजिनरी एक्सिस। यहां पर आपका वोल्टेज V हो गया और वोल्टेज V जो है ये वेक्टर VT है जो ओमेगा टी एंगल बना रहा है, और जो आपका करंट वाला है वो IT क्या है, ओमेगा टी से पाई बाई टू कम एंगल बना रही है। ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू करोगे तो क्या होगी डायरेक्शन, देखो कुछ इसमें आ जाएगा, इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा फर्स्ट की बजाय। इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है एंगल का वो पाई बाई टू का आ रहा है। ये जो होगी वैल्यू यहां पर देखो, यहां पर जो वैल्यू लिखी गई है ये माइनस पाई बाई टू एंगल का डिफरेंस आ रहा है इससे बीच में। ठीक है, यहां से माइनस पाई बाई टू लिखा जा रहा है। ये आपकी है करंट वेक्टर IT। ठीक है, देखो इसकी वैल्यू निगेटिव में जा रही है, कितनी, I t इक्वल टू 0 पर ये हो रहा है, यानी जब टाइम 0 है तो वैल्यू किस में है, निगेटिव में है, मैक्सिमम वैल्यू निगेटिव में है। यहाँ पे टाइम 0 है तो मैक्सिमम वैल्यू यही रियल एक्सिस पर ही है, V0 इसको नाम दे दो, t इक्वल टू 0 पर। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर हमें वेक्टर डायग्राम से दिख रही हैं। और ये एंगल जो है आपका ओमेगा टी होगा, क्यों होगा, देखो एंगल ओमेगा टी कैसे होगा, एक्स एक्सिस से जो एंगल हम लोग लेंगे या रियल एक्सिस से ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, तो कैसे लेंगे, जब ये एंगल ओमेगा टी होगा तो ये एंगल ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू होगा ना, तभी तो ये एंगल जो आया है एक्स एक्सिस या रियल एक्सिस से ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू आया है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से एंगल हमारा लिया जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा, किस डायरेक्शन में ले रहे हो उसको हमने ऐसे ही लिया है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव में लिखा गया है। ठीक है, इतनी बातें हो गई हमारी। अब इसी तरह से हम लोग वेव फॉर्म कैसे दिखाएं इसके बारे में नीचे लिखिएगा। वेक्टर डायग्राम फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट, वेक्टर डायग्राम फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ये लिखिएगा। अब इसी तरह से वेव फॉर्म अगर हम देखें कैसा बनेगा, तो बनाओ एक्स और वाई एक्सिस या टी, जिसपे एक एक्सिस, दो एक्सिस बनेगी परपेंडिकुलर,
एक पे टाइम होगा, दूसरे पर मैग्नीट्यूड होंगे वोल्टेज और करंट के। ठीक है, इसको हम लोग VT और करंट ऐसे दिखाएंगे डायरेक्शन। ध्यान दीजिए, वोल्टेज VT इक्वल टू, हमने साइनोसाइडल डायग्राम यहां पे बनाना है। यहां पे देखो, अगर ये है तो जो करंट होगी वो I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 कुछ इस तरह से लिखी जाएगी। ठीक है, इसको मान लो डॉटेड लाइन से हम बनाएंगे। ठीक है, तो जो डायग्राम यहाँ पे ये जो आया हुआ है इसी के बेस पे वो हमने वेक्टर से स्केलर में लिखा हुआ है। ठीक है, केवल हम लोग साइनोसाइडल पार्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो वोल्टेज देखो कुछ इस तरह से बदलेगा, 0 से शुरू होगी वैल्यू, मैक्सिमम होगी, फिर निगेटिव में जाएगा, जितना वैल्यू वहां पे ऊपर मैक्सिमम हुआ है पॉजिटिव में उतना ही निगेटिव में होना है। तो बहुत ध्यान से बनाइएगा, देखिएगा वैल्यू बराबर ही रहे। ठीक है, कुछ इस तरह से ये हो गया वोल्टेज। अब करंट को देखो, जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो करंट किस पे होगी, निगेटिव से शुरू हो रही है, माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू माइनस I0, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू V0 है पॉजिटिव में, और ये वैल्यू है माइनस V0 निगेटिव में। जब t इक्वल टू 0 है तो करंट क्या हो रही है, निगेटिव से शुरू हो रही है, यहां से कुछ देखो ऐसे करंट बदल रही है। और यहां पे जब वोल्टेज 0 है तो करंट मैक्सिमम है, और जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट 0 है। देखते जाओ, इसी के सीधे सीध में होना चाहिए। ये वैल्यू गड़बड़ ना हो, हमेशा ध्यान रहे, यहां वोल्टेज मैक्सिमम करंट 0। ठीक है, ये करंट ऐसे बदल रही है। यहाँ पे करंट की माइनस I0 वैल्यू है जो शुरू हो रही है टाइम t इक्वल टू 0 पर, यहाँ पे करंट की प्लस I0 वैल्यू है पॉजिटिव में। ठीक है, ये हो गया वेव फॉर्म ऑफ द वोल्टेज एंड करंट। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो फेज है पाई बाई 2 का डिफरेंस आ रहा है फेज में, यानी कि करंट जो है वो वोल्टेज से पाई बाई 2 एंगल पीछे चलेगी। ठीक है, जब वो 0 पर है तो ये माइनस पाई बाई 2 पर है, ये यहां से कंक्लूजन निकल के आ रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और यहां पर इस सर्किट में देखो I0 की वैल्यू क्या है, हियर I0 इक्वल टू V0 बाई ओमेगा एल। इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करना बेहद जरूरी है। इक्वेशंस हम नाम नहीं दे रहे हैं, ठीक से लग रहा है, 1 नाम डालो इसका, बिना इक्वेशन के कैसे करोगे, इसको 2 ले लो। ठीक है, इन दोनों को 3 ले लो, यहां पे जो आया हुआ है इसको 4, इसको 5, यहां पे जो आया है इसको 6, इसको 7। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 7 6 एंड 7, 6 और 7 को अगर आप कंसीडर करिए या केवल 7 को ले लीजिए, देखेंगे आप क्या देख रहे हैं। देखिए 7 को लेकर चलिए केवल। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 7
क्या दिया है, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई ओमेगा एल। ओमेगा क्या है यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अगर ये देखा जाए, इसके बीच में ग्राफ देखा जाए, मैक्सिमम करंट और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में हम ग्राफ देखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। यही तो बिहेवियर बता रहा है। एनालिसिस का मतलब क्या है कि सारी चीजें देखी जाएंगी। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज आगे भाग रहा है, करंट से 90 डिग्री आगे भाग रहा है, और यहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है या करंट का अमाउंट, फ्रीक्वेंसी, जिस अमाउंट की फ्रीक्वेंसी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस वोल्टेज सर्किट के थ्रू, किस अमाउंट की फ्रीक्वेंसी है, उस पर करंट कैसे होगी, वो बताएगा ये ग्राफ। थोड़ा सा हुआ गड़बड़, देखो, इसको हम यहां पे बनाएंगे, ठीक है। एक एक्सिस पर आप दिखाइए, ले लीजिए वैल्यू आई नॉट की, और दूसरी एक्सिस पर ओमेगा। आप देखेंगे कि जैसे जैसे ओमेगा की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे सर्किट कैसे घट रहा है, कैसे करंट जो होगी वो घटती चली जा रही है। 1/, का रेशियो है, तो कुछ इस तरह का ग्राफ मिल रहा हमें, देखो, यानी करंट जो है वो घटती चली जा रही है सर्किट में। यहाँ पे 0 मान लो, ओरिजिन है, ठीक है। और सर्किट का जो इंपीडेंस है एक्सेल जो है, अगर उसको भी इसी सर्किट पे दिखाएं, देखो दोनों वैल्यू हम दिखा रहे हैं, इसको भी और इसको भी, तो उसको देखा जाए तो वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है, कुछ इस तरह से बढ़ रही है, ऐसे। ये है आपका आई नॉट और ये है एक्सेल। इंपीडेंस ओमेगा एल के साथ साथ बढ़ रहा है, ओमेगा के साथ, और करंट घट रही है। यानी जितने हाई फ्रीक्वेंसी की हम करंट फ्लो आउट कराएंगे, उतना ही, जितने हाई फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज अप्लाई करेंगे, उतनी ही कम करंट फ्लो होगी, यानी पास आउट होने में दिक्कत आएगी उसमें, इस सर्किट के थ्रू, ठीक है। जितना हाई अमाउंट ऑफ करंट हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट करते चले जाएंगे, या वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी जितनी अधिक बढ़ा देंगे, करंट का अमाउंट उतना ही कम होता चला जाएगा, मैक्सिमम करंट का, ठीक है। कुछ इस ग्राफ से दिख रहा है। एक समय आएगा कि बहुत हाई अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, तो पास ही नहीं होगी करंट, ठीक है, रुक जाएगी। ये यहाँ पे बिहेवियर एनालिसिस में हमें दिख रहा है। अब आ जाएं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के बारे में, वो हम लोग नेक्स्ट शुरू करें। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में देखो, सर्किट डायग्राम इज शोन एज फिगर। सर्किट डायग्राम is shown as below। सर्किट डायग्राम में कुछ नहीं, प्योरली कैपेसिटिव है तो एक कैपेसिटर होगा, एक वोल्टेज सोर्स होगा। कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, एक वोल्टेज सोर्स है जो VT का वोल्टेज दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, और एक टाइम डिपेंडेंट करंट IT इसके क्रॉस फ्लो कर रही है। बस ये बातें होंगी इसमें, और कुछ है नहीं। नाउ अप्लाइंग किरचॉफ लॉ, अप्लाइंग किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ अप्लाई करिए। वोल्टेज VT कैसे लिखा जाता है किरचॉफ लॉ के, कैपेसिटर के अकॉर्डिंग वोल्टेज VT जो लिखा जाएगा, Q बाई चार्ज स्टोर अक्रॉस द कैपेसिटर और डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस C। इसको लिख सकते हैं 1/C। Q को क्या लिख सकते हैं, देखो करंट I जो होती है वो होती है dQ/dt। यहां से Q क्या लिखा जाएगा, I dt इंटीग्रेशन, तो Q की जगह पे इंटीग्रेशन आप IT dt लिख दो। यहां से किसी भी सर्किट में करंट चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड इसी के बराबर तो होती है, उसी के अकॉर्डिंग लिख करके हमने लिख दिया, ठीक है। नाउ इन वेक्टर फॉर्म, चलो डायरेक्टली हम लोग यहां से वेक्टर फॉर्म में कूद जाते हैं। नाउ
इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर वी टी, वो कैसे होगा देखो, या वेक्टर वी 1/c इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर आई इंटू डी टी, इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, फिर वेक्टर v जो होगा वो कैसा फॉर्म होगा, ई वी नॉट ई टू दी पावर जे ओमेगा टी, और आई का जो फॉर्मेट होगा आई नॉट ई टू दी पावर जे ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू क्या आएगी वो अभी देखेंगे हम लोग। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, फाई पिछले केस में -π/2 आया था, यहाँ पे क्या आएगा अभी देखते हैं। इसका जब हमने किया था इंटीग्रेशन क्या आया था, इक्वेशन मानते चलो यार, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इनको ज्वाइंट इक्वेशन नंबर 3 ले लो। हियर वेक्टर v इक्वल टू 1/c, इसका जब हमने इंटीग्रेशन किया था क्या आया था, याद करो, 1/ओमेगा इंटू जे, यही तो आया था, और इंटू वेक्टर आई, ये इंटीग्रेशन में आया था, डिवाइड में आ गया था जे ओमेगा, जो जे ओमेगा था ये पार्ट डिवाइड में आ गया था, पिछले में हमने इंटीग्रेशन में दिखाया था पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो देखो वेक्टर आई यहां से क्या लिखा जाएगा, जे ओमेगा सी इंटू वेक्टर वी, ऐसे। ठीक है, ओमेगा सी को यहां पे एक्स सी ले लो, वेक्टर आई इक्वल टू जे इंटू एक्स सी इंटू वेक्टर वी, हियर एक्स सी इक्वल टू ओमेगा सी कॉल्ड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, called the capacitive reactance of the circuit, capacitive reactance of the circuit। ठीक है, यहां पर देखो जे एक्स सी इंटू वेक्टर वी है, वेक्टर आई इक्वल टू जे को क्या लिख सकते हैं, ई टू दी पावर जे π/2, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस जे को ई टू दी पावर जे π/2 माइनस में लिखा था, यहाँ पे प्लस में, एक्स सी को ऐसे ही रहने दो, और वेक्टर वी को वी नॉट ई टू दी पावर जे ओमेगा टी, यहाँ पे कंपनसेट कर देंगे तो एक्स सी वी नॉट एक्स सी ई टू दी पावर जे ओमेगा टी प्लस π/2, ये फॉर्मेट आ गया करंट का। अगर वोल्टेज का फॉर्मेट ऐसा है तो करंट का फॉर्मेट कुछ ऐसा आ गया। यहां पर वेक्टर I इक्वल टू मैक्सिमम करंट I नॉट ई टू दी पावर जे ओमेगा टी प्लस π/2 लिख दीजिए, और V नॉट इंटू एक्स सी को आप लिखेंगे मैक्सिमम करंट I नॉट। ठीक है, इतनी बातें हो गई। कितने का अंतर फेज डिफरेंस दिख रहा, +5/2 का। वेक्टर डायग्राम देखो नाउ, वेक्टर डायग्राम ऑफ द प्योर कैपेसिटिव सर्किट, फॉर द प्योर कैपेसिटिव सर्किट, यार ऑफ नहीं होना चाहिए, फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट is shown as below। देखो क्या है वेक्टर डायग्राम आपका, यहां पर आपकी एक इमेजिनरी एक्सिस होगी, ये रियल एक्सिस होगी। ठीक है, ये है आपकी इमेजिनरी एक्सिस,
ये है आपकी रियल एक्सिस, ध्यान दीजिएगा, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है। और यहां पर हम लोग दिखाएंगे वोल्टेज और करंट को। चलो दिखाओ। वोल्टेज कुछ इस तरह से है, मान लो ये है आपका वोल्टेज VT वेक्टर फॉर्म में, कितना एंगल बना रहा है रियल एक्सिस के साथ, ओमेगा टी, ठीक है, ये एंगल है। और जो आपका करंट है वो रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, यानी यहां से पाई बाई टू एंगल और ले लो। अब इस क्वाड्रेंट में चले आओ, ये एंगल जो है टोटल ये एंगल जो है टोटल, ओह हमने इसको बनाया ही नहीं, क्या हुआ, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये हो गई आपकी करंट वेक्टर आई टी। अब ये इस बार क्या हो रही है, पाई बाई टू फेज से आगे निकल जा रही है। यहां से थोड़ी सी बनाने में मिस्टेक कैसे हुई है, ये दोनों के बीच का एंगल पाई बाई टू दिखना चाहिए यार। दिखेगा अभी कैसे, यहां से दिखेगा, इसको हम लोग डिलीट मार दे रहे हैं और अब दोबारा बना रहे हैं ताकि ये दिखे। अब दिख रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास डिजिटल बोर्ड है तो उसका एडवांटेज भी होना चाहिए, कुछ इस तरह से, सारा कुछ एज्यूम करके ही नहीं चलेंगे, बने और दिखे भी, ठीक है। इस तरह से आपकी करंट पाई बाई टू डिग्री आगे भाग गई, ठीक है, वोल्टेज से। ये आपका डायग्राम दिख रहा है, वेक्टर डायग्राम फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, वोल्टेज और करंट का वेक्टर डायग्राम। और वेव फॉर्म का डायग्राम कैसा दिखेगा, देखो वेव फॉर्म का डायग्राम कुछ इस तरह से दिखेगा। मान लो यहां पे इस तरह से हम बना लेते हैं एक्सिस, यहां पर टाइम बदल रहा हो और इस एक्सिस पर हम लोग दिखा रहे हो किसको, यहां पे ओरिजिन है, इस एक्सिस पर वोल्टेज और करंट को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। वोल्टेज का ग्राफ कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन के साथ, यानी कॉन्टिन्यूअस लाइन के साथ। कॉन्टिन्यूअस लाइन कैसे, वी टी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, यही साइनोसाइडल फॉर्म है। और जो करंट का होगा वो कैसा हो जाएगा, देखो आई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू अगर आई नॉट को ऐसे लिखो कैपिटल से, क्या हो जाएगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये बात ध्यान से देखिएगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिखी है, ठीक है, अगर दिख नहीं रहा होगा तो। अब पहले हम लोग वोल्टेज को बना लेते हैं, देखो वोल्टेज ऐसे बदल रहा है, हो गया वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू वी नॉट, मिनिमम वैल्यू माइनस वी नॉट। अगर करंट की बारी आई तो करंट इसमें पाई बाई टू आगे है, यानी जहां पे वोल्टेज जीरो है वहां पे करंट वैल्यू मैक्सिमम है, करंट की वैल्यू मैक्सिमम से शुरू हो रही है। जहां पर वोल्टेज मैक्सिमम है वहां पर सीधे में देखिए करंट मिनिमम हो गई, जहां पर वोल्टेज मिनिमम है वहां पर करंट मैक्सिमम हो गई। कुछ इस तरह से वैल्यू लगातार इसकी भी बदलती चली जा रही, डॉटेड लाइन के साथ दिखाना है, इसको ऐसे बना दो, ठीक है। ये हमारी डॉटेड लाइन के साथ दिखाई गई वैल्यू है, ठीक है।
यहाँ पर मैक्सिमम करंट आई नॉट है, ये मिनिमम यानी निगेटिव डायरेक्शन में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो माइनस आई नॉट है। ये हो गया वेव फॉर्म ऑफ द करंट एंड वोल्टेज फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट। इसके नीचे लिखिएगा वेव फॉर्म ऑफ द वोल्टेज एंड करंट फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, ये बातें हो गई। और बचा क्या है, अभी बचा है मैक्सिमम करंट और जो रिएक्टेंस है ओमेगा जो फ्रीक्वेंसी है उनके बीच में ग्राफ, वो कैसा दिखना चाहिए। आ जाइए उसकी हम चर्चा कर लें। हियर यहाँ पे कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है, देख लें एक बार हम। देखो यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई है। कौन सी मिस्टेक हुई है, 1/j ओमेगा था ना, जे से हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो हो जाएगा ऊपर j, यहाँ पे वोल्टेज I इक्वल टू जे बाई या j ओमेगा c इधर आएगा इंटू वेक्टर वोल्टेज v, और जो हम लोग ओमेगा c को ले रहे हैं वो xc ले रहे हैं, तो वो कैसे लिखा जाएगा। देखो यहां पर कहां पे मिस्टेक हुई है एक बार हम लोग को चेक कर लेने दीजिए। आई नॉट जो है वो है xc इंटू वी नॉट, यानी ओमेगा c इंटू वी नॉट है। ठीक है, ये भी वैल्यू ठीक है। पर xc जो हमने लिया है वो गलत लिया है यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमने xc लिया ओमेगा c, उसको हमें ऐसा लिख करके भी चल सकते हैं पर वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा हम बताएंगे आपको, इसकी यूनिट मैच नहीं करेगी। यहां पर v बाई आई जब हम लोग निकालेंगे, देखो वेक्टर v बाई वेक्टर i ये किसके बराबर होना चाहिए, रेजिस्टेंस की एक वैल्यू होती है उसके बराबर होना चाहिए। वो कितना होगा, j ओमेगा c है। यहां पे क्या लिख सकते हैं, j से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें अगर हम लोग तो ये हो जाएगा माइनस j अपान ओमेगा c, और इसको लिख सकते हैं j इंटू XC। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे j इंटू XC ऐसे ही लिखा जाएगा, और XC जो है यहाँ पे वो क्या है 1/ओमेगा c है, माइनस 1/ओमेगा c है। इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, ये मिस्टेक हुई है हमारे साथ, इसको थोड़ा सा फिर से सुधारना पड़ेगा आपको। ये मिस्टेक हो गई है तो ये बदलेगा कैसे, देखो जो वेक्टर I लिखा जाएगा वो तो j ओमेगा c वेक्टर v, और j यहां पे ओमेगा c ही रहने दो। ठीक है, यहां पर भी ओमेगा c ही रहने दो, XC लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां पर भी ओमेगा c ही रहने दीजिए। ठीक है, और यहां पे आई नॉट की जो वैल्यू होगी वी नॉट ओमेगा c होगी। अब ठीक है, ठीक है, और इसी को आप लिख सकते हैं आई नॉट ओमेगा c की जगह पे 1/XC, यानी वी नॉट बाई XC। ठीक है, इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिखेंगे, इसको नेगेटिव में लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये वैल्यू आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये मिस्टेक हो गई जल्दी जल्दी में। क्यों 1/C किया है,
क्योंकि 1/ω_c की जो डायमेंशन आएगी वो रेजिस्टेंस की डायमेंशन के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। इसीलिए तो XC जो यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो रेजिस्टेंस की तरह ही है, इसीलिए ऐसा करना पड़ा हमें। वो जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो गई हमारे साथ, ये छोटी सी, ठीक है। पिछले केस में ω_L वो ठीक था, पर यहाँ पे जो डायमेंशन थी वो कुछ इस तरह से हो गई है, ठीक है। नाउ इस इक्वेशन को आप नाम दे दीजिएगा, कौन सा इक्वेशन हो जाएगा। पिछले कहां तक पहुंचे हैं, 2 3, ठीक है। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 4, इसी की मेन जरूरत है। या इसको नाम देंगे इक्वेशन 4, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 5। ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5 I नॉट इक्वल टू क्या है, V0/XC, माइनस साइन के साथ इसको लिख सकते हैं V0ω_C। XC की वैल्यू 1 जब रखेंगे, ठीक है। ग्राफ ऑफ करंट I0 वर्सेस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा गिवन एज, इनके बीच का ग्राफ देखिए क्या ये बताना चाहता है। इनके बीच में ग्राफ हम लोग देख रहे हैं, देखो एक तरफ दिखा दो ओमेगा बढ़ रही है और करंट I0। देखो जैसे जैसे आपका ओमेगा बढ़ेगा करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। कैसे, लीनियर बिहेवियर है। कैसा बिहेवियर है, लीनियर। ऐसे बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, लीनियरली इसी के साथ बढ़ती चली जा रही है। इस इक्वेशन से देखो ओमेगा जैसे जैसे बढ़ेगा लीनियरली मैक्सिमम करंट बढ़ती चली जाएगी, यानी फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते जाइए, ये है I0, तो करंट बढ़ती चली जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर XC को देखा जाए, जो रिएक्टेंस है XC यहाँ पे वो कितना है, -1/ω_C। इसका अमाउंट निगेटिव से शुरू होगा और ये निगेटिव से बढ़ना शुरू होगा। जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा ये ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा निगेटिव में। कैसे, यहां पे दिखा दें या इन पूरे ग्राफ को, जी वो भैया इसको हम लोगों को दिखाना पड़ेगा। अगर एक ही में ग्राफ में दिखाते तो आपको अच्छा लगता, थोड़ा सा हम शिफ्ट कर रहे हैं। एक ही ग्राफ में हमें दिखाना है ना, तो इस एक्सिस को ले जा करके यहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है। और इसको जो है यहाँ पे ले जा रहे हैं और इसको डिलीट मार रहे हैं हम। और यहाँ पे हम लोग फिर से करंट को दिखा रहे हैं, ऐसे मैक्सिमम बढ़ रही है। देखो ये है आपकी I0, ठीक है। यहाँ पे I0 कुछ इस तरह से बदल रहा है, इधर आपका ओमेगा चल रहा है। इसको हमने बदला तो इसको भी हमें बदलना ही पड़ेगा सब कुछ। और अगर XC के बारे में देखा जाए, XC जो आपका है, जो रिएक्टेंस है वो कैसे बदल रही है, देखो वो निगेटिव से शुरू हो रही है ऐसे। कैसे, -1/ω_C। ओमेगा की जब कुछ वैल्यू रहेगी मिनिमम तो ये निगेटिव में वैल्यू मैक्सिमम होगी
और जैसे जैसे ओमेगा की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे निगेटिव में ये वैल्यू घटती चली जाएगी, कुछ इस तरह से। ये है आपका एक्स, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के साथ साथ घटता चला जाएगा। जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है उस कैपेसिटर के क्रॉस, प्लेट के क्रॉस, वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के साथ साथ घटता चला जा रहा है और करंट का अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है। जितनी अधिक हाई फ्रीक्वेंसी की करंट होगी उतना ही अधिक करंट होगा। और एक बार जब मैक्सिमम करंट पहुंचा देंगे, उसको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पहुंचा दें, तो लगेगा कि सर्किट में कोई कैपेसिटर लगा ही नहीं है, वो सारी की सारी करंट उससे पास आउट हो जाएगी, उसमें कोई ब्रेकिंग आएगी नहीं। ठीक है, तो ये होता है हाई फ्रीक्वेंसी पर कैपेसिटर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, और हाई फ्रीक्वेंसी पे जो इंडक्टर होता है वो क्लोज लूप की तरह बिहेव करेगा, जैसे लगेगा ब्रेक हो गया। उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ाते जाओ तो रिएक्टेंस बढ़ता चला जाएगा और पूरी पूरी करंट रोक देगा, एक बार लगेगा वहीं से सर्किट ओपन हो गई है। ठीक है, ये एनालिसिस बताती है। इसकी जब एनालिसिस करते हैं तो ये सब कुछ निकल करके आता है, इसीलिए हम कर रहे हैं अलग अलग। अब देखो एक साथ अगर देखना हुआ, सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस अगर हो सर्किट में तब, और रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस हो तब, और अगर तीनों हो जाएंगे तब। ये बातें हैं अभी। ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा करना हमें। इसमें केवल वेक्टर डायग्राम ही दिखा देंगे, वेव फॉर्म नहीं दिखाएंगे। ठीक है, इन सब में वेव फॉर्म की चर्चा नहीं होती है, केवल वेक्टर डायग्राम की ही चर्चा होगी। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं पे एंड हो रहा है। अगले लेक्चर में प्योर इंडक्टर और कैपेसिटर जब रजिस्टर के साथ ऐड होंगे तब देखा जाएगा क्या क्या बिहेवियर दिखता है, और फिर तीनों एक साथ होंगे, पहले सीरीज ऑर्डर में फिर पैरेलल ऑर्डर में। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आपके टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में उसको शुरू करेंगे। ठीक है, ये लेक्चर यहीं पे एंड हो रहा है। थैंक यू।